दोस्तों, इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला हुआ दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। दोस्तों, अनस्टॉपेबल इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए, संगमरमर का ये अनमोल ताजमहल $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर भी आज तक तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीज़न भी था, और वो ये था कि ख़तरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे, ताकि ताजमहल पर एक आंच भी ना आए। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिसको 4 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था, आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया। दोस्तों, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुग़ल एम्पायर का हॉल हुआ करता था। इस दिन मुग़ल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहंशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुग़ल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। दोस्तों, उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंग लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहाँ के नकाब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। दोस्तों, इन 6 में से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुग़ल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहाँ, जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहेता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। दोस्तों, पूरी मुग़ल सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नज़र आती थी। ये वो पीरियड था जब मुग़ल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुग़ल सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहाँ खुद करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहाँ को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ये खुशियाँ मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुग़ल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगली 2 साल जंग चलती रही और शाहजहाँ को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहाँ भी
इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं कि उनको एक अफसोसनाक खबर से जानू किया गया। दोस्तों, मुमताज़ महल जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही ख़त्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज़ बीबी मुमताज़ महल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही परफ्यूम लगवाया। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज़ के गुजरने के 6 महीने बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे, क्योंकि मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे ज़मीन काफ़ी सपाट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, इस मसले से निपटने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुएँ खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएँ तब तक खोदते रहे जब तक खुश्क ज़मीन नज़र न आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारों से भरा गया, फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज को भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, मुग़ल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखी हो। एक ऐसा डिज़ाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से ही लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेज़ी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना ख़त्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। दोस्तों, ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाउंडेशन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हज़ारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुग़ल इंजीनियर्स ने जो कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर भी बहुत तारीफ़ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको परेटा डोरा या प्राचीन कारी से डेकोरेट किया जाना था। दोस्तों, परेटा डोरा एक ऐसी कारीगरी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है।
दोस्तों, ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि यह दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने सालिशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज़ महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रीज थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रीज की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उल्टा दिया और ख़ुद मुग़ल एम्पायर का शहंशाह बन गया। दोस्तों, शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था, उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अपनी मुमताज़ से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।